तीन बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ। वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस पार्टी से, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत शुक्रिया आप सबका। और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत शुक्रिया आपका। वाचस्पति जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। रमेश जी, सीधा स्पष्ट सवाल, तमाम राजनीतिक दल एक एक करके अपने पत्ते सामने रख रहे हैं, पलट रहे हैं, टेबल पर बता रहे हैं कि आखिरकार उनकी बिहाइंड द कर्टेन जो पोजीशन कितनी स्ट्रांग है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। कांग्रेस की लेट लतीफी का कारण आप क्या कुछ आंकलन कर पाए? फ्रेंच फ्राइज सारे फूड वनस्पति में बनाए जाते हैं या फिर एक ही तेल में बार बार फ्राई किए जाते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स का इंटेक लिमिट कर दी। रमेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है और रमेश जी की आवाज हम तक भी नहीं पहुंच पा रही है। यही स्थिति इस वक्त वाचस्पति जी की भी है। आशुतोष जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, मैं आपको अच्छी तरह सुन पा रहा हूँ। आप देखना आवाज आ रही है? ठीक है। आशुतोष जी, सीधा स्पष्ट सवाल है कि आखिरकार कांग्रेस को उस पहली सूची जारी करने में इतना वक्त क्यों लग गया है? चुनाव में 100 दिन बचे हैं, लेकिन एक भी सूची का कुछ अता पता नहीं। मेरी आवाज आ रही है? देखिए, डिस्टर्बेंस आ रही है, आवाज ठीक से सुनाई नहीं पा रही, क्रॉस टॉक चल रही है, आवाज को पहले क्लियर कर लीजिए। हेलो हेलो हेलो, आ रही है आवाज मेरी? हेलो, हाँ हाँ बोलो। आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? हाँ हाँ, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ आराम से। चलिए, आप प्रश्न कीजिए। आशुतोष जी, आवाज पहुंच रही है? से बात करेंगे। हाँ जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। ठीक है। आशुतोष जी, सीधा स्पष्ट सवाल है कि कांग्रेस पार्टी का कहा जा रहा है कि आज पहली सूची जारी कर दी जाएगी और पहली सूची में राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं, लेकिन तब भी पहला सवाल कि आखिरकार पहली सूची जारी होने में भी इतना वक्त लग गया। देखिए कुणाल जी, कांग्रेस पार्टी इस दो चुनाव सूची जारी करने से पहले अच्छी तरह विचार मंथन करेगी कि किस सीट पे किस उम्मीदवार को घोषित किया जाए, क्योंकि वो पिछले चुनावी नतीजों से बहुत हताश हो चुके हैं और इस पे सभी लोगों को बैठ करके चिंतन मनन करना पड़ेगा। और कुछ कैंडिडेट जिनको चुनाव में टिकट नहीं दिया जा रहा है, वो उनकी रणनीति क्या होगी? क्या वो पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी में रहते हुए पार्टी का विरोध करेंगे? इस समय कांग्रेस के लिए स्थिति बड़ी विकट है। कांग्रेस को बड़ा सोच समझ के अभी बीजेपी के जो उम्मीदवारों की घोषणा की गई है पहली लिस्ट से, उससे कांग्रेस पार्टी देख रही है उसके सामने कौन सुयोग्य कैंडिडेट उम्मीदवार उनके पास है जो उनको एक अच्छा मुकाबला दे सके। कांग्रेस पार्टी को उस आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुत दिग्गजों का सामना करना पड़ेगा और कांग्रेस को अपने ही पार्टी के अंदर काफी विरोध भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत से लोग जो पिछले चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, इनमें भी जैसे भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों को बदला है, कांग्रेस पार्टी भी काफी सारे उम्मीदवारों को इसमें बदलाव लाएगी, हेरफेर करेगी और इसके ऊपर निरंतर चिंतन मनन चल रहा है। कांग्रेस कमेटी इसके ऊपर विचार कर रही है और समझता हूं मैं आज शाम या कल तक कांग्रेस पार्टी अपने लिस्ट को जारी करेगी। नहीं, लेकिन सीधा स्पष्ट सवाल है कि क्या कांग्रेस के नेता संकोच महसूस कर रहे हैं चुनाव लड़ने में? अंदर खाने खबर तो ये भी आ रही है आशुतोष जी कि कई नेता ऐसे हैं जिनको प्रपोज किया गया कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे डिनाई कर दिया कि भैया इस नाजुक स्थिति में हम चुनाव लड़कर अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहते। कुणाल जी, बिल्कुल ठीक है। नेता जो है अपनी इमेज, एक तो इमेज बनाने में बड़ा समय लगता है, अगर किसी ने बनाई है और उसको पता है कि चुनाव का परिणाम क्या होगा, इस चुनाव के परिणाम का पूर्व अनुमान उन नेताओं को है, उन उम्मीदवारों को है, इसी सोचते हुए वो चुनाव में लड़ने के लिए आगे नहीं आ रहे। कांग्रेस पार्टी को इस समय सबसे बड़ी विकट समस्या यह है कि किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, किसको ना दिया जाए। कांग्रेस में नेतृत्व तो क्योंकि एक परिवारवाद चला आ रहा है, अगर मैंने पहले भी कहा है कुछ चुनावी प्रक्रिया में कि कांग्रेस पार्टी को अपने परिवारवाद से बाहर निकलना होगा और सुयोग्य उम्मीदवार जो भी हैं कांग्रेस पार्टी में हैं या छोड़ के गए, उनको साथ लेकर के आना होगा।
अगर ये संगठित होकर के चुनाव लड़ते हैं तो आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन बहुत से उम्मीदवार इस चीज से पहले ही हताश हो चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति इस समय बहुत विकट स्थिति है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उस पर टिकट लड़के चुनाव जीतना उम्मीदवार समझते हैं कि ये कोई समझदारी की बात नहीं होगी, इसलिए उसमें संकुचित है चुनाव लड़ना। यानी कुल मिलाकर एक तो गठबंधन का आविष्कार देर से करना, कॉमन लोगो देर से जारी करना, कॉमन नेम जारी करना, अब तक कन्वीनर का कुछ अता पता नहीं होना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को कुछ अता पता नहीं होना, इलेक्शन मैनिफेस्टो को कुछ अता पता नहीं होना, और दूसरी तरफ जो कैंडिडेट है वो दूर की कौड़ी साबित हो रही है। तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सिट बैक करती। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सीधा रमेश ठाकुर जी से सीधा स्पष्ट सवाल होगा कि अन्य राजनीतिक दलों ने जो पहले अपनी सूची जारी कर दी उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस को दबाव में लाया या नहीं लाया। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहें JK 24/7 न्यूज। आपका ब्रेक के बाद और लगातार हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं कि आखिरकार लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की जो पहली सूची जारी होगी, आखिरकार किस चुनावी धुरंधर पर कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा दारोमदार पेश करती हुई नजर आएगी। तीन बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रेक से पहले रमेश ठाकुर जी, सीधा स्पष्ट सवाल था कि क्या समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी पहली सूची जारी कर देना और टिकट को लेकर बहुत क्लैरिटी पेश करना, क्या कांग्रेस के लिए एक तरह से यह पॉलिटिकल प्रेशर माना जाएगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले सीट अलॉट की, बंटवारा करते हुए दिल्ली हो या पंजाब हो। समाजवादी पार्टी ने भी पहले सीट शेयरिंग करके कांग्रेस को बताया कि भाई हम आपको इतनी सीट देने जा रहे हैं, और जो हम सीट देने जा रहे हैं वो ये सीटें भी ये होंगी, और हमने अपने पहले प्रत्याशी जारी कर दिए। कांग्रेस कहीं ना कहीं दबाव में है क्योंकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस लास्ट दो टर्म, चाहे 2014 हो चाहे 2019 हो, लगातार खराब ही हुआ है। हेलो रमेश जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? तो शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। वाचस्पति जी, आवाज पहुंच रही सर आप तक? जी 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 वाचस्पति, सीधा स्पष्ट सवाल है, सबकी निगाहें कि आखिरकार इंडिया गठबंधन की सबसे प्रमुख दल कांग्रेस पार्टी अपनी पहली सूची कब जारी करेगी? और जो सवाल उठ रहा है कि आखिरकार कई दिग्गज नेता हैं जो चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, आखिरकार उस पर क्या आपका स्पष्टीकरण है? जी, जैसा कि अभी आपने पहले कहा था कि जो अन्य दलों ने, जो इंडिया घटक के दल हैं, उन्होंने पहले सूचना अपनी जारी कर दी थी। सही बात यह है कि अपनी सूची जारी कर दी थी, क्षमा करें। कांग्रेस केवल वेट कर रही थी कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों का किन का नाम घोषित करती है, उस हिसाब से हम अपनी तैयारी करते। हमारे घटक दलों के थे, उन्होंने अपने पूर्व में कैंडिडेट घोषित कर दिए। उत्तर प्रदेश में जैसे घोषित हो गए और पंजाब में अपने घोषित हो रहे, दिल्ली में घोषित हो रहे थे। गठबंधन हमारा तैयार था, हम केवल ये देख रहे थे कि हमारे मुकाबले बीजेपी के कौन प्रत्याशी आएंगे, तो हमारे घटक दल के लोग आपस में तय करके प्रत्याशियों को घोषित करना था। जो सीटें एलोकेट हम लोग आपस में गठबंधन में तय की थी, वहां पर उन्होंने अपनी सीटें घोषित कर दी। कांग्रेस केवल ये तय कर देख रही थी कि कितने दिनों का विचार मंथन हमारा बिल्कुल चल रहा है। और जैसा कि आप सबने खुद कहा कि पहले ये संभावित है कि कल तक आ जाए, लेकिन ये मान के चलिए कि बहुत ऐसा सूचना मुझे नहीं है कि कुछ लोग लड़ने से मना कर रहे हैं। हो सकता है एक दो व्यक्ति कोई ऐसे हों, लेकिन ऐसी बात नहीं। इतनी बड़ी पार्टी है, उनका स्थानापन्न तय है। अगर कोई नहीं लड़ना चाहता किसी कारण से, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई अकाल है प्रत्याशियों का। हर जगह उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, 2-2, 3-3 नाम का पैनल हमारे पास है, ऐसा नहीं है। जहां तक आपने कॉमन एजेंडा की बात की थी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से सभी ने अभी तय नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना नहीं, लेकिन वाचस्पति जी ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एनडीए का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है या इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो एक होगा,
लेकिन इंडिया गठबंधन के जो आप पॉलिटिकल पार्टी आ रही है वो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अलग लेकर आ रही है। अरविंद केजरीवाल जी थोड़ी देर पहले आए, वो कह रहे थे कि भाई संसद में केजरीवाल, दिल्ली खुशहाल। तो क्या उम्मीद करें कांग्रेस पार्टी अपना अलग नारा लेकर सामने आएगी, अलग अपना मैनिफेस्टो लेकर सामने आएगी? कोई कॉमन मैनिफेस्टो नहीं होगा क्या? जनता तो कंफ्यूज हो जाएगी कि जो राजनीतिक दल आ रहा है सब अपना अलग अलग लेकर आ रहे हैं। अभी कहना प्रीमेच्योर है कि क्या होगा, लेकिन जो लोगों को घोषित हो चुका, जिन पार्टियों ने अपना घोषित कर रखा है उनको करने दीजिए। हम उनके साथ बैठ के ताउन करके हम उनकी कुछ चीजों को ले सकते हैं, वो कुछ हमारी चीजों को ले सकते हैं। उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, ले डाउन कर दिया, अपनी बात जनता तक पहुंचाने लगे हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि अंतर्विरोध कोई हमारा इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र का और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का कोई अलग होगा। वो जो भी होगा वो एक दूसरे की भावनाओं को ध्यान रखते हुए होगा। क्षेत्रीय दल चूंकि हमारे साथ है तो वो क्षेत्रीय जो अपने समाधान है उनकी जो सर क्षेत्रीय दल आपके साथ नहीं है, क्षेत्रीय दल आपसे आगे निकलते नजर आ रहे हैं। रमेश ठाकुर जी आवाज पहुंच रही सर आप तक? मुझे आवाज आ रही है, मेरी आवाज पता नहीं क्यों पहुंच रही थी। आ रही है? ठीक है रमेश जी, आपने वाजपेयी जी को भी सुन लिया, आशुतोष जी को सुन लिया। सबसे पहले आप अपना ओपनिंग रिमार्क दे दीजिए कि मौजूदा जो समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी पहली सूची अभी तक जारी नहीं हुई। बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है और आम आदमी पार्टी ने तो आज अपना नारा तक दे दिया। सपा ने भी सीट शेयरिंग कर ली, आम आदमी पार्टी ने सीट शेयरिंग कर ली। कांग्रेस कहां स्टैंड होती हुई नजर आ रही है? देखिए कुणाल जी, सबसे पहली तो ये है कि देखो कांग्रेस को सारी पार्टियां बहुत कमतर आंक रही हैं। अब कोई भी पार्टी होती है उसका एक स्ट्रेटेजी होती है और बड़े चुनावों में तो वो सामने वाले की मजबूरी, कमजोरी सब कुछ आंकती है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहले लिस्ट जारी कर दी है, फिर सपा ने कर दी है, आम आदमी पार्टी ने कर दी है, इससे जहां तक मुझे लगता है कि कांग्रेस को बड़ी एक सहूलियत मिलेगी और अपने आकलन करने के लिए, अपने स्ट्रैटेजी बनाने के लिए उनको एक अच्छा मौका मिल गया कि सामने वाली पार्टी में सपोज दैट दिल्ली में चांदनी चौक से जिस तरीके से बांसुरी स्वराज को उतारा गया है, तो कांग्रेस अगर पहले किसी पुरुष को उतारने की सोच रही होगी तो उन्होंने अपना पूरा जो दिमाग है वो बदल दिया होगा, क्योंकि अब ये लगा होगा कि क्यों ना उनके सामने अलका लांबा को उतारा जाए या क्यों ना किसी और महिला फीमेल को वहां पे उतारा जाए ताकि एक सहानुभूति तरीके से दोनों को मिल सके। ये सबसे बड़ी होगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के भी इतने भी बुरे दिन नहीं है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनके जो बड़े नेता हैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं। मुझे तो इस तरह की कई खबरें मिली नहीं है, क्योंकि हम AICC में रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो लोगों से मिलते हैं तो इस तरह की बातें नहीं होती। हाँ, दूसरी पार्टी अगर ये कहती है कि कांग्रेस के हताश है, परेशान है, और या सपा परेशान है, आम आदमी परेशान है, तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए बहुत बड़ा एक सफूगा होता है। अब जिस तरीके से ये कहा जाता है कि परिवारवाद से बाहर नहीं निकलना, भाई उनके परिवार में कौन है? 2-3 लोग हैं, माँ, बेटे और बेटी, 3 लोगों के तो आगे पीछे सब कुछ है। अब इसके अगर परिवारवाद की अगर परिभाषा सही शब्दों में अगर निकालो तो कोई ऐसी पार्टी अछूती नहीं है जिसमें पूरा मामा, फूफा, चाचा, बुआ, भाई, बहन सब ना भरे हो, सब भरे हो। तो इसलिए परिवारवाद से तो देखो बाहर निकलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि वो परिवारवाद से परहेज करते हैं और उन्होंने खुल के कहा कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल है, उसमें अगर कोई युवा निकल के आए जिसके अंदर पॉलिटिकल पोटेंशियल बहुत बढ़िया है और वो देश के लिए करना चाहता, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता, तो उसमें हरेज और गुरेज क्या है? उनको आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। तो इसको चुनावी मुद्दा बनाते बनाते ये बहुत बड़ा मुद्दा। ठीक है, मैं सर लौटूंगा, ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा। तो आखिरकार समझने का आप ही से प्रयास होगा कि मोदी का परिवार वर्सेस विपक्ष का परिवारवाद, कौन किस पर कितना भारी पड़ता जा रहा है और कौन सा शब्द आम जनता के दिल को ज्यादा छू रहा है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, चर्चा लगातार जारी है। आपका ब्रेक के बाद तो लगातार हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, जहां पर आखिरकार समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार एक एक करके जो तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी सूची जारी कर रहे हैं उसमें कौन कितने दमदार तरीके से अपने उम्मीदवारों को आम जनता के बीच
पेश कर रहा है, कौन अपने लूपहोल से सबक लेकर नए उम्मीदवारों पर जो किस्मत आजमा रहा है वो कितने सुखद परिणाम देंगी। रमेश ठाकुर जी, ब्रेक से पहले आपने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, मोदी का परिवार वर्सेस परिवारवाद। दोनों ही शब्दों को देखा जाए तो दोनों की अपनी एक अलग परिभाषा है, लेकिन तब भी कौन किस पर कितना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मोदी का परिवार मतलब सिर्फ बीजेपी तक ही सीमित नहीं रहा, वो पूरे देश को एक साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, जबकि विपक्ष के परिवारवाद की वो बार बार परिभाषा बिहार के पटना में उस मंच से दे रहे हैं जहां पर एक मंच पर देश का नेतृत्व करने के लिए 3 लड़कों को खड़ा किया गया, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, जो कहीं ना कहीं 3 अलग अलग राजनीतिक दलों की विरासत है। वहां पर कोई भी एक आम आदमी नजर नहीं आया जिसको बोला जाए कि एक आम व्यक्ति है, आम कार्यकर्ता है और आज अपनी मेहनत पर यहां तक पहुंचा है। राहुल जी आवाज पहुंच रही है? रमेश जी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो शायद आवाज नहीं पहुंच पाई। आशुतोष जी आवाज पहुंची आप तक? जी मैं सुन पा रहा हूं। आशुतोष जी आपने सवाल भी सुन लिया होगा तो आप जाए। जी नहीं देखिए, अगर आशुतोष जी आप तक आवाज पहुंची है तो आप जवाब दे सकते हैं। दोबारा से जी देखिए, मैं परिवारवाद के ऊपर बोलना चाहूंगा कि अभी रमेश जी ने भी कहा और कांग्रेस के प्रवक्ता उन्होंने भी परिवारवाद की अपने शब्दों में परिभाषा दी। आज जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री सारे देश को अपना परिवार मान करके चल रहे हैं, विभिन्न राजनीतिक दल अपने परिवार से सदस्यों को टिकट दे करके, पार्टी का टिकट दे करके आगे ला रहे हैं। जैसे अभी बिहार की बात करी, बिहार में लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, वो बहुत अपनी अपेक्षा करते हैं कि जीतने के बाद भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री बने। इधर अखिलेश यादव हैं और अन्य दलों में, कांग्रेस पार्टी में भी काफी लोग अच्छे पुराने सदस्य कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके चले गए। जो इस समय विकट समस्या, सबसे बड़ी समस्या से पार्टी जूझ रही है, सबसे पुरानी पार्टी 138 वर्ष पुरानी कांग्रेस पार्टी है जो इस समय समस्या से जूझ रही। अच्छे सदस्य काफी छोड़ के चले गए। इस विषय पर बैठकर के चिंतन मनन होना चाहिए और योग्य कैंडिडेट को आगे लाना चाहिए, उसको निष्पक्ष रूप से टिकट देकर के उम्मीदवार बनाना चाहिए। आपस में उम्मीदवारों में चिंतन मनन चल रहा है, आपस में ये चल रहा है कि भाई यहाँ इस जगह से मेरे को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन उसकी जगह दूसरे को कैंडिडेट को दिया जा रहा है। तो इंडी जो गठबंधन है, एक तो गठबंधन क्या ये वास्तविक एक गठबंधन भी है या नहीं, इनकी विचारधारा क्या है, आने वाले समय में अगर ये इंडी गठबंधन आता है सत्ता में तो उनकी क्या नीति होगी, देश के लिए उन्होंने क्या योजना बनाई है, देश को किस तरह से आगे लेकर के चलेंगे, ऐसा कोई उनकी वो विचारधारा नहीं। दूसरा, नेता कौन सी दल का होगा, हर दल अपने अपने नेता अपने पार्टी को वो चाहता है कि वो आने वाला भविष्य भारत का प्रधानमंत्री बने। तो मैं कहता हूं कि सभी दलों को एक साथ बैठ करके चिंतन मनन करना चाहिए, लेकिन जो अभी तक नहीं हो पा रहा है। अलग अलग समय पे बैठ करके मीटिंग होती है, मीटिंग में कोई निष्कर्ष निकल नहीं पाता, कुछ सदस्य बीच में छोड़ के चले जाते हैं, कोई दल छोड़ के चले जाता है, कोई अपनी आइडियोलॉजी को बदल देता है। तो उससे मैं समझता हूँ कि इंडी को जिस रूप से संगठित होना चाहिए था, मैं उस संगठन को नहीं देख पा रहा। दूसरा, उन्होंने भविष्य की अपनी कोई नीति को एक संगठित सब दलों ने मिलकर के कोई अपना ये नहीं कहा कि सत्ता में आने के बाद क्या हमारी योजना होगी देश को आगे लेकर के चलने की, और किस दल का नेता वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो आपस में जो चिंतन मनन, आपस में जो इनमें वैमनस्य चल रहा है, उसको दूर कर करके अगर ये एक होते बहुत अच्छा होता। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर देर आए दुरुस्त आए, अभी भी अगर संगठित होकर के कुछ सुयोग्य जो उम्मीदवार एक साथ चुनाव लड़कर एक परिभाषा पेश करते तो शायद सुखद परिणाम निकलकर सामने आ जाए। हाँ, रमेश जी आवाज पहुंच रही सर आप तक? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ठीक है रमेश जी, शुरुआत हुई थी इंडिया गठबंधन की, बहुत अच्छी हुई थी, शानदार हुई थी, लेकिन लास्ट 1-2 हफ्तों में बहुत कुछ कमजोर होता हुआ नजर आया। चाहे आरएलडी का इंडिया गठबंधन छोड़ना हो, चाहे जेडीयू का आरएलडी गठबंधन छोड़ना हो,
राज्यसभा चुनाव में हिमाचल में 4 कांग्रेसी विधायकों का क्रॉस वोटिंग करने के बाद बीजेपी में शामिल होना हो, 7 समाजवादी पार्टी का क्रॉस वोटिंग करके अंतरात्मा की आवाज पर बीजेपी में शामिल होना हो, गुजरात में अर्जुन मोढवाडिया जी का बीजेपी में शामिल होना हो, ये क्या इशारा कर रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन अपने आप को संगठित नहीं कर पा रहा है या संगठित करने के लिए काम नहीं कर रहा है? देखिए कुणाल जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। कुणाल जी, होता क्या, देखो ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां इस समय जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सितारे बुलंद हैं, और जब सितारे बुलंद होते हैं तो दूसरे लोग ऐसी पार्टी, ऐसे लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं। अभी जैसे ही बात उठती है कि कांग्रेस के बड़े बड़े जो लीडर हैं वो छोड़ के क्यों चले गए, ये हर पार्टी में होता है। उसके साथ में ज्यादा होता है जो सत्ता में पार्टी होती है और जो सत्ता में नहीं होते हैं। जो सत्ता में नहीं होते वो टूट टूट के सत्ता की मलाई खाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अवसरवादिता की राजनीति अब है। चाहे कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी, कोई भी दल में हो, कोई आज के किसी के मन में ये नहीं होता है फुल फ्लेश की मैं राजनीति करूंगा, जनसेवा करूंगा। उनको ये होता है मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे लॉ लश्कर चाहिए, मुझे सत्ता के साथ में रहना, मुझे मलाई भी खानी है। तो यही सारी चीजें हो रही। अब बात आ जाती है आपके सवाल पे कि इंडिया गठबंधन जो शुरुआत में बना वो धीरे धीरे टूटा क्यों, बिखरा क्यों? मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा सवाल है एक, और इसका जवाब आने वाला समय आपको और हमको सबको दे देगा। जिस तरीके से नीतीश जी का टूटना और अलग होना, उसमें कहने सुनने के लिए कुछ नहीं है। वो क्यों चले गए वहां पे? उनको लगने लगा था कि इंडिया गठबंधन में मुझे वो सब कुछ नहीं मिलने वाला है जिसकी चाहत लेके मैं इनके पास आया था। और दूसरी बात, और जो छोटे छोटे दल जो और टूट के जा रहे हैं, तो कमोबेश उनके अंदर भी वही चीजें थी कि भाई अब हम कांग्रेस का कब तक इंतजार करेंगे, क्योंकि 24 में तो इतनी उम्मीद लगती नहीं है। जिस तरीके से मंदिर के बाद में राम लहर पहुंची है, राम भक्तों का एक टोला निकला हुआ है, तो उनको लगने लगा कि 24 का जो स्पेस हमारे लिए बचा नहीं है, अब इसलिए क्यों ना हम भाजपा का ही दामन थामे। और ये देखना कुणाल जी, भाजपा के सितारे जब तक बुलंद रहेंगे तब तक ये नेता टिके रहेंगे, और जिस दिन इनके सितारे 19 हुए, ये सारे के सारे मूव करेंगे अपनी पुराने दलों में, और होने भी लगा है। और कल देखो एक बड़ा ओडिशा का एक बड़ा नाम जैना साहब, उन्होंने फिर दोबारा से कांग्रेस का दामन थाम लिया आके। तो ये सभी पार्टियों में होगा। अब बात आ जाती है टिकट बंटवारे को लेके, जिस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें क्या है, देखो मैंने पहले ही बताया, जब अखाड़े में 2 पहलवान उतरते हैं, एक मजबूत पहलवान होता है जो बहुत प्रचलित होता है, और उसके सामने हल्का जो पहलवान होता है वो उसकी नमज को ढूंढता है कि मैं ताकत से तो उनको नहीं गिरा सकता, लेकिन दांव पेच से जो मैं इनको जरूर गिरा पाऊंगा। जहां दांव पेच की बात है तो कांग्रेस का थिंक टैंकर पिछले चुनावों के मुकाबले मजबूत हुआ है, उनका मनन मंथन हो रहा है। प्रत्येक सिंगल सीट पे वो लोग बात कर रहे हैं कि कौन सी सीट पे किस जिताऊ कैंडिडेट को उतारा चाहिए। तो ये अच्छी सोच है, ये अच्छी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की रणनीति है, और इस रणनीति के तहत ही भारतीय जनता पार्टी को अपने काफी बूथ कैडर को और काफी अपने कैंडिडेट को उतारने में और बदलने में बदलाव करना पड़ा है। और यही चीजें यहाँ पे दिल्ली में हो रही। दिल्ली में अगर 1-2 महीने पहले अगर आप देखो तो जो कैंडिडेट उतारे जाने थे वो कैंडिडेट नहीं उतारे गए, एंड टाइम पे सारे बदल दिए गए हैं। अब सुषमा स्वराज की बेटी को उतारने का मतलब क्या है कि भाई सहानुभूति मिले, हमें नई दिल्ली सीट को हमें कवर करना है। अब चांदनी चौक से जिस तरीके से परवीन खंडेलवाल साहब को लाया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे नहीं है। लेकिन रमेश जी, एक सीधा छोटा स्पष्ट सवाल कि जब जब किसी सरकार के 10 साल पूरे होते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा बहुत ज्यादा होती है। क्या एंटी इनकम्बेंसी इस बार काम करती नजर आएगी या नहीं आएगी, या मध्य प्रदेश की तरह मोदी की गारंटी एंटी इनकम्बेंसी पर भारी पड़ जाएगी? नहीं, देखिए इस समय मोदी जी का जलवा है, इसको कोई चीज नकार नहीं सकता। कोई इस बात को ये नहीं कह सकता है कि स्थिति उनकी मजबूत नहीं है। स्थिति उनकी मजबूत है, और उस मजबूत स्थिति के साथ में कांग्रेस को हर दिन अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है। और एंटी इनकम्बेंसी की जहां तक बात है, इसका असर दिखाई देगा।
ऐसा नहीं है। कुछ राज्यों में महाराष्ट्र फंसा पड़ा है, पंजाब पूरा फंसा पड़ा है, केरल इनसे फंसा पड़ा है, और तेलंगाना की स्थिति खराब है, और दिल्ली की स्थिति जहां तक 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप करके सातों सीटें इन्होंने निकाल ली थी, लेकिन ऐसी स्थिति इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में इनको कम से कम 5 सीटें ऐसी हैं जो इनकी पूरी तरीके से फंसी पड़ी हैं कि उसमें कैसे निकाल। 2 सीटें ऐसी हैं जहां इनकी जीत सकते हैं, क्योंकि सुषमा स्वराज की जो बेटी है, सहानुभूति का उनके पास उनका वोटर आएगा। हो सकता है जिस तरीके से गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, ये दोनों एक दूसरे से भी नाराज है, क्योंकि कांग्रेस का जो खाटी कार्यकर्ता है वो कितना भी बुरा वक्त कांग्रेस का आ गया, उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। आम आदमी पार्टी में क्या चले जाएंगे दोबारा से? तो ये इस स्थितियों में देखे हो सकता है इन दोनों का टूटा हुआ जो धड़ा है वो नहीं, लेकिन स्थितियां तो सर अभी भी बदल रही है ना, अभी भी स्थितियां बदल रही हैं। सीधा स्पष्ट सवाल वाचस्पति जी से होगा। वाचस्पति जी, सीधा स्पष्ट सवाल आपसे है, जब इंडिया गठबंधन का ऐलान हुआ था तब 28 सीटें थी, लेकिन अब 2 बड़े राजनीतिक दल, चाहे आरएलडी हो चाहे जेडीयू हो, छोड़कर चले गए, 26 रह गए। लेकिन चुनाव सर पर है, बीजेपी अभी भी अपना कुनबा बढ़ाई जा रही है। उड़ीसा में जो बीआरएस है वो बीजेपी के साथ जाती नजर आ रही है, टीडीपी भी एनडीए के साथ होती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात कर ले जेडीएस की, वो भी बीजेपी के प्रति नरम रुख अपना रही है। डीएमके ऑलरेडी अपना सॉफ्ट नेचर बीजेपी के प्रति दिखा रही है। तो क्या यह चिंता बढ़ा रही है बीजेपी कांग्रेस पार्टी के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए? सबसे पहले तो मैं विनम्रता के साथ आशुतोष जी की बात को कहना चाहता हूँ। परिवारवाद और परिवार की जो आपने व्याख्या की, मैं उस पर कहना चाहता हूँ कि जिस परिवार का जो माहौल होता है, जो परिवेश होता है, वो निश्चित रूप से वो आगे चल के उनके जीवन यापन में या उनके काम में काम आता है। जैसे डॉक्टर का कोई परिवार है तो उसमें ज्यादातर डॉक्टर बनते हैं, कोई वकीलों का परिवार है तो वकीलों का परिवार बनते हैं। अब कोई राजनीतिक परिवार है तो उसमें के अगर बच्चे आगे चल के राजनीति में आते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, और तय करना किसको है? जनता को तय करना। और जनता अगर उनको चिताती है चुनाव में तो इस पे परिवारवाद का सवाल कहाँ उठता है भाई? ये तो अलग बात हो गई। दूसरी बात, जहां तक आप कह रहे हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और सबकी बात, कांग्रेस ने अपने जो यात्रा निकल रही है न्याय यात्रा, उसमें साफ साफ जवाब दे दिए हैं कि वो क्या करने वाले हैं। 1 लाख रुपए देंगे, क्या करेंगे, वो मनरेगा का पैसा बढ़ाएंगे। हम अपनी बात को जनता के बीच में ला रहे हैं, ऐसा नहीं है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस के सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और उनका गठबंधन का मूर्त रूप अगर नहीं आया, तो ये तो एनडीए के साथ भी है। जो तीनों आपने नाम लिए, ये अभी कोई गठबंधन तय नहीं हो गए। एआईडीएम को पहले छोड़ चुके हैं, टीडीपी उनको छोड़ चुके हैं, अकाली दल उनको छोड़ चुके हैं। किस राज्य में आप बात कर रहे हैं कि कौन उनके साथ गठबंधन में जा रहा है? आपको बिहार की स्थिति पता ही है कि किस तरीके से वहां उठापटक चल रही है। कोई घोषणा वहां पे नहीं कर पा रहे हैं, मोल तोल की बात चल रही है। नीतीश जी बाहर चले गए हैं, उन्होंने अपना रण छोड़ दिया है। बिल्कुल, तो देखने में खास जो तमाम नाम इस वक्त आप गिनाते नजर आ रहे हैं, वो आखिरकार चुनाव से पहले मान लिए जाएंगे, मना लिए जाएंगे, या वो किसी और के साथ जाते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतने ही इजाजत दे रहा था, नहीं तो चर्चा को आगे बढ़ाते। बहरहाल कुछ ही समय बचा हुआ है जहां पर अब नेताओं का एक तरफ या उस तरफ जाने का सिलसिला बाकी है। जैसे जैसे सीटों का ऐलान होगा उसी हिसाब से चीजें आगे भी बढ़ाई जाएंगी। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी अहम खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। कोटा में बड़ा हादसा पेश आया है। शिव बारात के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। करंट की चपेट में आने से 12 बच्चे झुलसे हैं। महाशिवरात्रि के महापावन पर्व पे शिव बारात निकाली जा रही थी, लेकिन इसी दौरान राजस्थान के कोटा में शिव बारात निकासी के दौरान बड़ा हादसा, और इस हादसे में करंट की चपेट में आने से 12 बच्चे झुलसे हैं। अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया है। आनंद फानन में स्वास्थ्य महकमा है, पुलिस प्रशासन है, पहुंचा है। बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने राजस्थान के कोटा से, जहां पर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर
शिव बारात निकाली जा रही थी, लेकिन अचानक से शिव बारात करंट की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से 14 लोग इसमें झुलस गए। नजदीकी अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है। स्थानीय प्रशासन मौके पर मौजूद है और नजदीकी स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ये सब भर्ती हैं। तो राजस्थान के कोटा में इस वक्त बड़ा हादसा, जहां पर शिव बारात एक करंट की चपेट में आई, जिसकी वजह से 14 बच्चे झुलस गए, जिनका इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए खबरें आगे जा रही हैं। हर गरीब का सम्मान।